उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सभी लोगों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री ने पशुपति पारस को भी काफी सम्मान दिया है, उन्हें वक्त का इंतजार करना चाहिए और अभी प्रधानमंत्री के साथ ही रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने पशुपति पारस को नसीहत देते हुए कहा कि जब समय बदलता है, युग बदलता है, तो लोगों को भी उसके साथ बदलना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। पशुपति पारस ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजद ने इसे सराहनीय कदम बताया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी में नाइंसाफी होती है और पशुपति पारस के साथ नाइंसाफी हुई, जिसके बाद उन्होंने सही फैसला लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि उनका महागठबंधन में स्वागत है। में तो नाइंसाफी होती ही है, अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग के तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे, एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा है कि पशुपति पारस जी को सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, सिर्फ कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। नेतृत्व का बात है और समय सबका आता है ना, कभी किसी को कुछ अधिक मिल जाता है, कभी किसी को कुछ कम मिलता है, लेकिन मिलता तो सबको है, इसीलिए सब ठीक रहेगा। माननीय पारस जी को भी सम्मान मिलेगा। लेकिन वो तो महागठबंधन में जाने के लिए बोल रहे हैं और महागठबंधन के भी लोग बता रहे हैं कि नहीं, उनके लिए दरवाजे तो अभी खुले हैं और वो भी बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर चले जाएंगे तो एक तौर से देखा जाए कि जो उनका वोट बैंक है वो भी काफ़ी एक्टिव है और 5 सांसदों वाली पार्टी रही है उनकी, तो कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब कुछ नुकसान इसका भुगतना पड़ेगा। ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं। माननीय पारस जी एनडीए के साथ रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि वो रहेंगे आगे भी। कुछ नाराज हैं, लेकिन पार्टी है, उनको सम्मान मिलेगी। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब चर्चा तेज है कि क्या पशुपति पारस इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इस पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह पशुपति पारस का अपना फैसला है। पारस जी बिहार के खाटी नेता हैं, उनको तो उन सीटों पर लड़ना चाहिए जिन सीटों पर उनको दगा दिया गया। पारस जी ने इस्तीफा दिया, वो उनका फैसला है, उनके पीठ में छुरा भोंका गया, उनके साथ विश्वासघात की भाजपा ने, ये कहना है पारस जी का। खाटी है पारस जी बिहार के, अपने मतदाताओं में असर वो उनका गया है। पहले तो 2 टुकड़ों में तब्दील किया और एक को खुलेआम छोड़ा था काम करने के लिए, अब उनको सटाया है, अब इनको हटाया है। तो भाजपा का काम ही एक सटाना, एक को हटाना। तो पारस जी का निर्णय अभी तक एनडीए में है, वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं। क्या लग रहा है आप लोग के साथ पारस जी आएंगे? उनको तो उन सीटों पर लड़नी चाहिए जिनके कारण उनको दगा दी गई है। आप लोग के साथ, हमारे साथ आने जाने का सवाल कहाँ खड़ा होता है? अभी तो सिर्फ एनडीए में है, तो इसका सवाल कहाँ आता है? और खबर मधेपुरा जिले से है, जहां राज्यपाल की अध्यक्षता में
आपको बता दें कि वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय में सीनेट की वार्षिक बैठक मंगलवार को राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विवि के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10.35 अरब बजट अनुमोदित किया गया, जिसमें आंतरिक स्रोत से कुल अनुमानित 1,83,39,39,181 रुपये है, जबकि सरकार से 8,51,92,41,806 रुपये दिखाया गया। संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमित है, छात्रों की पढ़ाई समय पर पूरी नहीं हो रही है, इसमें सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलने के बाद पार्टी में खुशी की लहर है। जहां वह अपने नेता को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार 400 का आंकड़ा पार होगा। तो आज एनडीए में जो जगह हम लोगों को मिली है, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जनाधार है और जनाधार पर मुहर लगी है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पर भरोसा जताते हुए हमें 5 सीट जो है लड़ने का मौका दिया है। तो आज एनडीए में जो जगह हम लोगों को मिली है, तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जनाधार है और जनाधार पर मुहर लगी है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से 2020 में चिराग पासवान जेडीयू के लिए फैक्टर बने थे और जेडीयू को 45 सीटें मिली थी। अब चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और उन्हें 5 सीटें मिली हैं। इस पर जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि पॉलिटिक्स में कब कौन कहां खड़ा हो जाता है, किसके साथ चला जाता है, इससे ज्यादा मायने नहीं रखा जाता है। हम लोगों का एक एजेंडा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की 40 सीटें जीतना और 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे, उसी की प्लानिंग हो रही है। पॉलिटिक्स में कौन कब कहां खड़ा होता है, कब कहां आता है, ये इसका बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता। और बुनियादी चीज ये है कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ प्रदेश के लिए, देश के विकास के लिए अगर एक जगह जमा हुए हैं तो हम सब एक हैं और हम सब लोगों को, हम सारी सीटों को अपनी सीट समझ करके, एनडीए की सभी सीटों को जनता दल यूनाइटेड अपनी सीट समझ करके लड़ेगी और जीत करके आएगी। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं? एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है और सीट भी बंट गया है। सभी सहयोगी दलों को साधने में कामयाब रही एनडीए, लेकिन एक सहयोगी दल अलग हो गई, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन बात करें बिहार महागठबंधन में, तो अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो सकी है और बात भी नहीं बनी है, जिसे लेकर कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा से बातचीत की है संवाददाता विवेक ने। क्योंकि अब आप देखिए, अब कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट फेज में ही 20 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि 20-21 तारीख तक हम लोगों को ये चीज़ें फाइनल कर देनी होंगी और सीट और उम्मीदवार दोनों ही के बारे में पता चल जाएगा। 2019 में चिराग पासवान, माफ़ करिएगा, वो जो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों थे वो उस समय लड़े। उसके बाद रामविलास पासवान जी के निधन के बाद बीच में उनको अलग कर दिया गया चिराग पासवान को, और इस बार जो लोकसभा चुनाव उसमें देखिए पशुपति पारस को अलग कर दिया। किस तरीके से देख रहे हैं? चाचा भतीजा को मना लिया गया, चाचा को दरकिनार कर दिया गया। देखिए, ये बीजेपी जो है वो अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा ही करती है। किसको ले लेगी, किसको बाहर फेंक देंगे, तो ये चीज़ें ये पारस जी के साथ हुआ है और पारस जी को अब चेत जाना चाहिए जिस हिसाब से। और चिराग जी जो कि इस पे एक तरह से मुस्कुरा रहे हैं या बहुत खुश हो रहे हैं, कल फिर शायद उन्होंने हनुमान होने का दावा किया है, तो चिराग जी को भी समझ में आना चाहिए कि इस बार उनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। क्योंकि अब आप देखिए,
बिहार सरकार के मंत्री स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज बबलू ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और आज के समय में इस विभाग की अहमियत भी बढ़ गई है, लेकिन पिछले कई साल से यह विभाग विवादों में रहा है। अब इस विभाग के सभी विवादों को अगले 6 महीने में खत्म करके लोगों को घर घर किस तरीके से पानी पहुँचाया जाए इसे लेकर काम किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का नल का जल का जो योजना है, ये काफ़ी प्रभावकारी योजना रहा है। काफ़ी इसका चर्चा और काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है जल का, लेकिन जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। और काफ़ी मुझे लगता है कि कभी कभी चर्चा में भी ये विभाग रहा करता है। हमारा प्रयास होगा कि अब 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट के विवाद को ख़त्म करें। जो बदनामी हुई है कभी सारे बदनामी को ख़त्म करते हुए और लोगों को हर घर तक नल का शुद्ध जल पहुंच पाए, ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। और इस प्रयास के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से उठाएंगे। हर घर तक नल जल को पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसे पूरा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पोस्ट कर लिखा है कि सारण की जनता चाहती है कि रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़े। अब रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में एंट्री होगी। इसी मामले पर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 12 आदमी लालू जी के परिवार के हैं। लालू जी अब चुनाव लड़ा नहीं सकते हैं तो बाकी के बचे हुए 11 आदमी क्या करेंगे? चुनाव ही लड़ेंगे और चुनाव लड़ना भी चाहिए। नहीं लड़ 9 और 3 12 आदमी लालू जी के परिवार में है तो एक लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो 11 को लड़ेगा ना भाई, क्या करेगा लोग? 11 में 10 में 11 में 10 में 3 7 आदमी का भी नौकरी नहीं लगा है तो 7 आदमी लड़ लेगा, क्या है? अरे भाई लड़ना ही चाहिए। सुनील सिंह ने कहा है कि सारण की जनता चाहती है कि उनके गांव में सबसे कम वोट आता है राष्ट्रीय जनता दल को, वो भी निकलवा ले। नीचे से फर्स्ट करते हैं वहां, उतना निर्दलीय नोटा को भी वोट नहीं आता जितना वोट आता है। ये फर्क पड़ेगा क्या आरजेडी की तरफ से जो एंट्री हो रही है उनके परिवार के लोगों का राजनीति? अब वो तो फर्क पड़ेगा किन के लिए? श्याम रजक जी के लिए फर्क पड़ेगा, वह फर्क पड़ेगा उदय नारायण चौधरी जी के लिए, वह फर्क पड़ेगा जो राष्ट्रीय जनता दल के जितेंद्र राय जी हैं उनके लिए। हमारे लिए क्या फर्क पड़ना है भाई? ये लोग जो शिवानंद तिवारी जी बताइए तो कब तक प्रतीक्षारत में रहेंगे भाई? वेटिंग लिस्ट में रहेंगे ये लोग।